नमस्कार, मैं हूं संजय राजन। आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। आज हमने आपके इस खास कार्यक्रम में केवल एक मुद्दे को शामिल किया है। वजह साफ है कि पिछले 3-4 दिनों से अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में जो कुछ हुआ है उसे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या फिर सुना तो जरूर ही होगा। हमने इसके पहले अपने मुद्दे की बात में कहा था कि दावा चाहे जो हो, लेकिन श्रीलंका में हालात बेहद ही नासाज हैं। आपको अगर याद होगा तो मैंने अपने पिछले एपिसोड में श्रीलंका में ऐसे ही भयावह जन आंदोलन की बात कही थी, चेतावनी दी थी। आज वो बिल्कुल सही साबित हो रही है। दरअसल करीब 2 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में लोगों का जीवन दिनों दिन नरक होता जा रहा था। महंगाई और 2 जून रोटी की भूख ने लोगों को इतना आक्रोशित कर दिया कि एक ऐसा भयावह मंजर सामने आया जिसे आपने जरूर देखा होगा। इस बात का अंदेशा मैंने पहले ही जाहिर कर दिया था। आज इस मुद्दे के हर पहलू को एक बार फिर अगले 15-20 मिनट में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना खास कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ। तो चलिए चला जाए पड़ोसी मुल्क श्रीलंका। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है ये कोई एक दिन की लिखी पटकथा नहीं है, बल्कि वहाँ के शासन तंत्र और राजतंत्र के एक के बाद एक गलतियों का नतीजा है। इस पूरे घटनाक्रम के पटकथा लगातार लिखती चली गई। आज श्रीलंका में हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ जन आक्रोश है। अपने आप को बदहाली से उबारने के लिए वहाँ की जनता एक नई क्रांति का बिगुल फूंक चुकी है। आपने देखी होगी वो तस्वीरें पिछले 2-3 महीने से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर कैसे सड़कों पर वहाँ की जनता लगातार राष्ट्रपति भवन के बाहर और भीतर संघर्ष करती रही। अब तो हालात ये है कि वहाँ जनता राष्ट्रपति भवन के भीतर कब्जा कर चुकी है। ऐसा जनसैलाब शायद आज़ाद श्रीलंका के कार्यकाल में पहली बार देखने को मिला होगा, जब राष्ट्रपति भवन को ही जनता ने अपने कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति भवन के भीतर दाखिल होने के बाद लोगों की मौज मस्ती की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा नज़ारा पेश कर रहा है मानो श्रीलंका के लोगों ने सत्ता के खिलाफ संघर्ष में जीत हासिल कर जश्न मना रहे हैं। वहां की सेना, पुलिस बल सब बिल्कुल असहाय हो चुके हैं। जन आक्रोश के आगे सारी सुरक्षा तंत्र बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। यह हर उस सरकार के लिए एक सबक है जो जनता के हितों की अनदेखी कर राजकाज को चलाना चाहता है। कितना भयावह मंजर रहा। सत्ता के खिलाफत का ऐसा जनसैलाब, ऐसा जुनून रहा कि हर कोई देखकर दंग रह गया। अगर आपने मेरा कार्यक्रम देखा होगा तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि कैसे श्रीलंका में सत्ता ने अपने हित और लूट खसोट के लिए जनता के दुख दर्द की परवाह नहीं की। आय का साधन नहीं, हर जगह तंगहाली बदहाली, ऊपर से जगह जगह प्रदर्शनकारियों पर पुलिस और सेना का दमनकारी नीति। परिणाम तो भयावह होना ही था। अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्ष फिलहाल फरार चल रहे हैं। उनकी आखिरी मुलाकात की सूचना ईरान के राजदूत के साथ रही। फिर वो कहाँ गए किसी को जानकारी नहीं है। गोपनीय जगह से बैठकर वो लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। जनाक्रोश की वजह से गोटबाया कहाँ अपनी गोपनीय ठिकाना बनाए हुए हैं, हर कोई उनको तलाश रहा है। हालांकि बताया ये जरूर जा रहा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री भी जन आक्रोश के आगे लाचार बेबस होकर अपना इस्तीफा दे चुके हैं। जनता ये मांग कर रही है कि पूरा मंत्रिमंडल अपने पद से इस्तीफा दे। यानी अब जनता का वहां के मौजूदा सरकार पर कोई भरोसा नहीं बचा है। लगातार मंत्री इस्तीफा दे भी रहे हैं। जो सूचना मिल रही है अभी तक 5 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और आगे भी होने की संभावना है। चलिए ये तो रहा घटनाक्रम, लेकिन सबसे पहले डाल लेते एक बार नजर कि पिछले दिनों आखिर क्या कुछ घटनाक्रम श्रीलंका में देखने को मिला है। हालांकि आपको बता दें कि श्रीलंका में आर्थिक संकट कोरोना काल से ही शुरू हो गया था। पर्यटन से लेकर उद्योग धंधे और उस पर श्रीलंकन सरकार की गलत नीतियां हालात को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया। लेकिन ये जन आंदोलन अचानक 15 मार्च के आसपास काफी तेज हुआ। अब डाल लेते हैं एक नज़र 15 मार्च 2022 के बाद क्या कुछ घटनाक्रम रहा। कैसे 116 दिन का जो जन आंदोलन था
इस स्थिति में पहुंचा कि राष्ट्रपति भवन भी अब जन आंदोलनकारियों के कब्जे में है। 15 मार्च 2022 को पहली बार, आपको याद होगा, राजपक्षे परिवार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका गया। 2 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति आवास के बाहर लाखों लोगों का हिंसक प्रदर्शन हुआ। 5 दिन के लिए देश में आपातकाल लगाया गया। उस वक्त भी मैंने इस मुद्दे की बात की थी। 6 मई 2022 को विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए दोबारा आपातकाल लगाना पड़ा। 9 मई 2022 भारी विरोध प्रदर्शन के बीच महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने। ये चूंकि वो महत्वपूर्ण तारीखें हैं जो राष्ट्रपति भवन के कब्जे तक पहुंचाएंगी हमें। 5 जुलाई 2022 रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका को दिवालिया घोषित किया। जन आक्रोश अपने चरम पर आ गया। 9 जुलाई 2022 को आंदोलित जनता ने गर्ल्स हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन जो श्रीलंका का है उस पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति भवन छोड़कर वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को भागना पड़ा। यह घटनाक्रम अपने आप काफी कुछ संदेश देता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल पूरे विश्व के लिए मंदी लेकर आया। कई देशों के अर्थतंत्र पूरी तरह से तहस नहस हो गई। भारत पर भी उसका असर दिखा। लेकिन सरकार और शासन के सूझबूझ से कई देशों ने अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का भरपूर प्रयास शुरू किया। एक नई शुरुआत की। लेकिन यह श्रीलंका का दुर्भाग्य रहा कि वहां की सरकार ऐसा कोई भी कोशिश करती नजर नहीं आई। खासकर श्रीलंका के सत्ता पर काबिज राजपक्षे परिवार ने इस ओर, या फिर ये कहें कि विकट परिस्थितियों के बीच भविष्य की नीतियों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं देख रहा था कि कैसे परिवारवाद के जद में भी श्रीलंका की लंका लगी है। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे पर्यटन से लेकर उद्योग धंधों का खस्ता हाल श्रीलंका के राजकोष की कंगाली तक ले गया। लेकिन फिलहाल एक नजर डालिए राजपक्षे परिवार, जिन पर सबसे ज्यादा आरोप श्रीलंका की तबाही को लेकर लग रहा है। गोटबाया राजपक्षे खुद देश के राष्ट्रपति, उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे देश के प्रधानमंत्री, इसके अलावा परिवार के 3 और सदस्य श्रीलंका के मुख्य पदों पर। मैं पढ़कर आश्चर्यचकित हो गया कि राजपक्षे परिवार के पास श्रीलंका के कुल बजट का करीब 70% हिस्सा। अब सोचिए, एक परिवार का सत्ता पर वर्चस्व और परिवार के पास ऐसे ऐसे विभाग जिसके हवाले पूरे श्रीलंका के बजट का 70% हिस्सा रहे। ऊपर से नीतिगत फैसलों में जनहित की अनदेखी, केवल लूट खसोट के मकसद से लिए जा रहे फैसले। हस्र तो यही होना ही था। देखिए, मैंने राजपक्षे परिवार का थोड़ा सिजरा आपके लिए तैयार किया है। आपको भी समझ आ जाएगा कि ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। दरअसल श्रीलंका को इस स्थिति में पहुंचाने में राजपक्षे परिवार का परिवारवाद भी बहुत मायने रखता है। एक एक कर 5 सदस्यों का मैं नाम लेता हूं और फिर बताता हूं कि उनके हवाले किस तरह से घपले घोटाले का आरोप लगा। गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति 2019 में टैक्स कटौती और खेती में केमिकल यानी रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर रोक का तुगलकी फरमान जारी किया। अब रसायनों के इस्तेमाल कम होने से उत्पादन में भारी गिरावट आई। महंगाई चरम पर पहुंच गई। टैक्स में कटौती से राजस्व में 30% की कमी आई। दूसरा शख्स राजपक्षे परिवार से महिंद्रा राजपक्षे, श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री। महिंद्रा ने बेकार की योजनाओं के लिए चीन से करीब $7 अरब का कर्ज लिया पिछले 10 सालों में। कर्ज के पैसे का जमकर दुरुपयोग किया गया। सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं। तीसरे सदस्य हैं बासिल राजपक्षे, राजपक्षे परिवार से श्रीलंका के वित्त मंत्री। कमीशन खोरी के लिए ये हमेशा से चर्चा में रहे। सरकारी खजाना में लाखों डॉलर का हेराफेरी का आरोप लगा। लेकिन जब खुद राजपक्षे परिवार से ही राष्ट्रपति थे गोटबाया, तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। चौथे सदस्य हैं चामल राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे के बड़े भाई। सिंचाई, शिपिंग और एविएशन जैसे महत्वपूर्ण विभाग इनके पास रहे। इनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगे।
और पांचवा नाम नामल राजपक्षे। ये महिंद्रा राजपक्षे के बड़े बेटे हैं। 24 साल की उम्र में ही सांसद बन गए, खेल और युवा मामले के मंत्री भी बन गए। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप इसी उम्र में लग गया। ये 5 ऐसे नाम थे राजपक्षे परिवार के, जिनके ऊपर यह कहा गया कि इन्होंने श्रीलंका से करीब 42,000 करोड़ रुपए दूसरे देशों में शिफ्ट किए। हालांकि जैसे जैसे हालात बेकाबू होते गए, एक एक कर गोटबाया को छोड़कर बाकी सारे सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब गोटबाया की भी इस्तीफे की बात कही जा रही है। मजेदार बात यह रही कि परिवार के किसी भी व्यक्ति पर जब भी कोई आरोप आया, उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने मिलकर निपटा दिया, क्योंकि यह तो परिवार का मामला था। यानी जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स के पूरे राजपक्षे परिवार ने जमकर लूट की। बताया तो यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने वाले लोगों को करीब वहां से 2 करोड़ से ज्यादा नकदी मिला है। उसकी भी तस्वीर आपने देखी होगी। महिंद्रा राजपक्षे की बात की जाए या फिर 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे की, सबने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जो श्रीलंका के लिए ताबूत का कील साबित हुआ। हम्बन पोर्ट परियोजना की बात कर ली जाए, काफी चर्चाओं में रहा। चीन से कर्ज लेकर इसे शुरू करा गया, पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और चीन को उसके कर्ज के पैसे की भरपाई के लिए 99 साल के लिए लीज पर दे दिया सरकार ने। विश्व बैंक की बात की जाए या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल लिए कर्ज की बात कर ली जाए, श्रीलंका के ऊपर लगातार इस बात का दबाव बना रहा कि कैसे इस कर्ज की अदायगी की जाए। ऊपर से कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों के बंदी की मार, व्यापार घाटा का 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाना, खासकर तब श्रीलंका में जरूरत की लगभग सारी चीज़ें, मसलन दवाएं, खाने के सामान हैं, फ्यूल है, पूरी तरह से आयात पर निर्भर करता है। अब समझिए, एक और आंकड़ा देता हूं आपको कि कैसे श्रीलंका करेंसी लगातार गिरती गई और विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल साफ होता गया। मैंने कहा था ना कि श्रीलंका की बर्बादी की पटकथा एक दिन में नहीं लिखी गई थी। मुद्रा भंडार की बात कर ली जाए, पिछले 2 साल में महज 1.92 अरब डॉलर ही मुद्रा भंडार बची, जो अब तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। दिवालिया घोषित हो चुका है श्रीलंका। कर्ज की बात कर ली जाए, 2022 तक 4 बिलियन डॉलर चुकाना है कर्ज। अलग अलग जो विदेशी बैंक हैं या फिर दूसरे देशों से जो कर्ज लिया गया है, जिसमें चीन से सबसे ज़्यादा है, जापान है, भारत से भी कर्ज लिया है श्रीलंका ने। करेंसी की बात कर ली जाए तो पिछले 2 साल में करेंसी में 42% की गिरावट हुई है। यानी $1 की कीमत 362 श्रीलंकाई रुपया हो गया। ऐसे में विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से जरूरी की चीजें श्रीलंका में लगातार क्राइसिस की ओर जाती रही। यहां तक कि पेट्रोल डीजल की किल्लत, जरूरी खाद्य सामग्रियों की मारामारी जो उपलब्ध भी रहे, वो भी 5 से 6 गुने दरों पर, यानी आम जनता के लिए रोजमर्रा का सामान भी दुभर हो गया। जो हालात अभी भी वैसा ही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई गए दिन की बात है। मेरी समझ में एक और बड़ी वजह मुझे लगती है, जिसका जिक्र लंका की तबाही के लिए कर दिया जाना चाहिए। कोरोना काल में पर्यटकों की लगातार घटती संख्या वहां के लोगों के आय को काफी नीचे ले गया। श्रीलंका में पर्यटन लोगों के आय का एक बड़ा जरिया है। मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, पिछले 4 सालों की बात की जाए, यानी 1918 का जो आंकड़ा था और अभी 2021 का जो आंकड़ा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2018 के आसपास करीब 23 लाख पर्यटक श्रीलंका घूमने आते थे। 2021 में ये घटकर महज 2 करोड़ के आसपास रह गया। पर्यटन से जुटे होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय सब चौपट हो गए। कोरोना के अलावा श्रीलंका के चर्चों में 2019 में हुए बम धमाकों ने भी विश्व पर्यटकों में ये भय पैदा कर दिया, क्योंकि श्रीलंका जाने वाले ज्यादातर पर्यटक या तो भारत से होते थे या पश्चिमी देशों से होते थे, और इस तरह के आतंकी गतिविधियों की वजह से भी पर्यटन पर एक बुरा प्रभाव पड़ा। बहरहाल बहुत कुछ है बताने को, लेकिन इन सब का निष्कर्ष यही है कि जब किसी देश की सरकार दूरदर्शी ईमानदारी के साथ काम न करे
तो ऐसे ही हालात पैदा होते हैं और इसे रोक पाना असंभव है, क्योंकि जनाक्रोश के आगे कोई भी व्यवस्था चल नहीं पाती है। अब श्रीलंका में सबको गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे का इंतजार है। फिर बताया ये जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के साझा प्रयासों से वहां के स्पीकर, जो मौजूदा स्पीकर हैं यप्पा यभयवर्धने, को राष्ट्रपति बनाने की कवायद चल रही है, क्योंकि वहां के संविधान में इस तरह का एक प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा दे देता है और कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो वहां का स्पीकर 1 महीने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि इस बीच एक बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि 20 जुलाई को राष्ट्रपति के नए चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 18 जुलाई को जो उम्मीदवार होंगे वो नामांकन कर सकेंगे। अब देखना होता है कि स्पीकर को राष्ट्रपति की जिम्मेवारी मिलती है या फिर ये चुनाव सही तरीके से हो जाता है और कोई श्रीलंका को नया राष्ट्रपति मिल जाता है। फिलहाल चाहे जो हो, श्रीलंका की सत्ता पर जो भी काबिज होगा उसके सामने चुनौतियों का अंबार है। आर्थिक गतिविधियों को रास्ते पर लाना, विदेशी कर्जों की देनदारी करना और इन सब के साथ वहां की आक्रोशित जनता को यह महसूस कराना कि अब देश में हालात सुधार की ओर जा रहा है। अपने पड़ोसी मुल्कों से कैसे सहायता हासिल करना है, ये सब तमाम ऐसी चुनौतियां होंगी जो अब सत्ता में बैठेगा। बहरहाल अभी तो श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उस पर विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। आगे क्या होता है, क्या रास्ता निकलता है, इस पर हमारी भी निगाहें रहेंगी। आगे जो अपडेट होगा आप तक जरूर पहुंचाने की हमारी कोशिश होगी। उम्मीद है श्रीलंका क्राइसिस के हर पहलुओं को समेटे हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलूंगा कुछ और बड़े मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।